Hello everyone, welcome back to Chemistry Hi-Fi YouTube channel. I am Sarita, your chemistry teacher. Today we will discuss about Mosbar spectroscopy. So let's get started. First of all, we will discuss contents of Mosbar spectroscopy. Firstly, we will discuss its introduction, then principle and spectral display of Mosbar spectroscopy. Then we will discuss about its Doppler shift and recoil energy. After that, we will discuss about isomer shift and its interpretation. After that, we will discuss about quadrupole interaction. Then we will discuss about effect of magnetic field on Mosbar spectra. After that, we will discuss about Mosbar spectrometer. Finally, we will discuss about applications of Mosbar spectroscopy. But in today's lecture, we will discuss only introduction and basic principle of Mosbar spectroscopy. So, Mosbar spectroscopy is also known as nuclear gamma resonance spectroscopy. Why this Mosbar spectroscopy is known as NGRS? Because Mosbar spectroscopy uses gamma radiations for transition. In Mosbar spectroscopy, nucleus absorb gamma ray, photon and undergo transition. Mosbar स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियस गामा रे फोटोन को अब्जॉर्ब करता है, ट्रांजिशन होती है और हमें स्पेक्ट्रा मिलता है. Mosbar spectroscopy was discovered by Rudolf Mosbar in 1957 to 58 and he was awarded Nobel Prize for this work. Now we will discuss about the basic principle of Mosbar spectroscopy. So Mosbar स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? देखो, Mosbar स्पेक्ट्रोस्कोपी गामा रे को अब्जॉर्ब करती है. तो हम बोलेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल है Mosbar स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो कहता है कि जो रिकॉइल फ्री या फिर रिकॉइल लेस एमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे बाय न्यूक्लियाई. Now we will discuss about the basic principle of Mosbar spectroscopy. Mosbar spectroscopy involves a recoilless emission or absorption of gamma ray by nuclei. न्यूक्लियस जो गामा रे का रिकॉइल फ्री एमिशन और अब्जॉर्प्शन करता है, उसी की एनर्जी को स्टडी करना ही क्या है? Mosbar स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब जो Mosbar स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी सोर्स गामा रे को एमिट करता है, उस गामा रे के रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के लिए सैंपल में भी उसी तरह के एटम होने चाहिए. मीन्स द एटम इन सोर्स एमिटिंग द गामा रे मस्ट बी ऑफ सेम आइसोटोप as atoms in sample absorbing by them. कहने की बात यह है कि सपोज करो हमारे पास ये X क्या है? सोर्स है जो क्या करता है? गामा रेडिएशंस को एमिट करता है और ये हमारे पास एक सैंपल है. Y क्या है? एक सैंपल है. तो ये कहता है कि जो Y सैंपल और X सोर्स में जो एटम्स हैं वो सेम आइसोटोप होने चाहिए. अगर वो डिफरेंट होंगे तो जो सोर्स ने गामा रे को एमिट किया था, उस गामा रेडिएशंस को जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स होंगे, सैंपल के एटम्स होंगे, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे.
अब हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को एक इजी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है कि जो रिकॉइल होता है ना, रिकॉइल न्यूक्लियस का बिल्कुल सेम तरीके से होता है जिस तरीके से गन रिकॉइल करती है जब बुलेट को फायर किया जाता है। जस्ट एज गन रिकॉइल्स व्हेन ए बुलेट इज फायर, बिल्कुल सिमिलर वे में मोसबार के अंदर भी रिकॉइल होता है। एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम requires a free nucleus to recoil during emission और absorption of gamma ray। तो हमने क्या कहा कि जैसे कि बुलेट को फायर करते हैं तो गन में रिकॉइल होता है, बिल्कुल सिमिलर वे में फ्री न्यूक्लियाई जब या तो एमिट करेगा गामा रे को या फिर अब्जॉर्ब करेगा तो उसमें भी रिकॉइल होता है। और दोनों ही कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है वो फॉलो होता है। अब वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि सपोज करो आपका जो सोर्स जो है जो रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, जो गामा रे को एमिट करता है, अगर वो फ्री है तो जो गामा रेडिएशन को रिलीज करेगा ना, गामा रेडिएशंस को एमिट करेगा, उस रेडिएशन की एनर्जी जो ट्रांजिशन के लिए एनर्जी होनी चाहिए उससे क्या होगी, कम। और अगर एनर्जी कम होगी तो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, और अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हम मोसबार स्पेक्ट्रा भी ऐसी कंडीशन में नहीं बना पाएंगे। इफ ए न्यूक्लियस एट रेस्ट एमिट गामा रे then energy of gamma ray is slightly less than the natural energy of transition, but in order for a nucleus at rest to absorb a gamma ray, the gamma ray's energy must be slightly greater than the natural energy, because in both cases energy is lost to recoil energy। और ऐसी कंडीशन में दिस मीन्स दैट न्यूक्लियर रेजोनेंस इज अनऑब्जर्वेबल विद फ्री न्यूक्लियाई। क्यों ऑब्जर्वेबल नहीं होगा? क्योंकि शिफ्ट इन एनर्जी इज टू लार्ज टू हैव सिग्निफिकेंट ओवरलैप ऑफ एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस फ्री स्टेट पे है, रेस्ट पर है और फ्री है, तो हम उसका मोसबार स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब न्यूक्लियाई फ्री होगा तो वो रिकॉइल करेगा। रिकॉइल कैसे करेगा कि जो उसकी जो गामा रे की जो एनर्जी होगी वो नेचुरल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन से कम होगी, और अगर नेचुरल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन से गामा रे की एनर्जी कम है तो जो सेम आइसोटोप का सैंपल में एटम है वो उस गामा रे की एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और ऐसी कंडीशन में मोसबार स्पेक्ट्रा भी नहीं मिलेगा, और एनर्जी लॉस होगा वो कहाँ चला जाएगा? रिकॉइल एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक फ्री एमिटिंग अब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई हमने लिया है। इसमें एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी लॉस किसकी फॉर्म में होगा? रिकॉइल एनर्जी की फॉर्म में। रिकॉइल एनर्जी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है? ई आर इक्वल्स टू ई वाई स्क्वेयर बाई 2mc²। अब क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल्स या एटम कौन से होंगे? या तो गैस के होंगे या फिर लिक्विड के होंगे। जनरली हम गैस के लेकर चलते हैं। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, उनका मास क्या होगा? कम। और मास कम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी क्या है? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास कम है तो एनर्जी ज़्यादा, और कौन सी एनर्जी ज़्यादा? रिकॉइल एनर्जी ज़्यादा। रिकॉइल एनर्जी ज़्यादा तो गामा रे की अब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी कम। तो मोसबार स्पेक्ट्रा हमें फ्री एटम या न्यूक्लियाई का नहीं मिलेगा। जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा? अगर न्यूक्लियाई सॉलिड स्टेट में है, यानी कि सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में है, तब भी वो रिकॉइल तो कर सकता है, बट ज़्यादा रिकॉइल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर सॉलिड जो पार्टिकल्स होगा, सॉलिड जो एटम होगा, उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, और फिक्स रहेगी तो जो गामा रे को एमिट करेगा उसी गामा रेडिएशन को दूसरा सेम एटम अब्जॉर्ब भी कर लेगा।
लेकिन यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में एनर्जी का लॉस होगा, वो एनर्जी भी रिकॉइल एनर्जी ही होगी। बट ये जो रिकॉइल एनर्जी का लॉस होगा ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होगा, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? फोनॉन्स। तो हमने यहाँ पर देखा कि न्यूक्लियाई इन सॉलिड क्रिस्टल आर नॉट फ्री टू रिकॉइल बिकॉज दे आर बाउंड इन क्रिस्टल लैटिस। व्हेन ए न्यूक्लियस in solid emits or absorb gamma ray, some energy can still lost due to recoil, but in that case it will be in discrete packets of energy and called phonons। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर देखा कि जो अब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन किसी भी कंडीशन में रिकॉइल एनर्जी में लॉस नहीं हुआ है। अगेन रिकॉइल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेम इक्वेशन रहेगी E/2/2mc²। अब क्योंकि सॉलिड पार्टिकल है तो सॉलिड का मास क्या होगा? ज़्यादा, और सॉलिड का मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोज़बार जो साइंटिस्ट था उसको लगा कि जो एमिशन हुआ है और अब्जॉर्प्शन हुआ सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, उसमें कोई ना कोई पोर्शन तो ऐसा है एनर्जी का जो रिकॉइल फ्री है। अगर हम उस रिकॉइल फ्री एनर्जी को मेज़र कर लें तो हम मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोज़बार स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। मोज़बार फाउंड दैट ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन इवेंट विल बी रिकॉइल फ्री which is quantified using Lamb-Moshbar factor। Lamb-Moshbar factor क्या है? जो रिकॉइल फ्री एनर्जी है उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। और जो ये रिकॉइल फ्री एनर्जी का जो पोर्शन था ना, फ्रैक्शन था, इसी के बेस पे मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल हो पाई। मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रा हमें मिले। होमवर्क रहेगा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इज व्हाट इज मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड इज एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोज़बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब केमिस्ट्री हाई-फाई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर notification of my latest and new video।